नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान है और उस सबके बीच में जिस तरह वहां अपराध की स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और इन सवालों के बीच आखिरकार मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक मर्डर के सिलसिले में दुलार चंद यादव का जो मर्डर हुआ था 30 अक्टूबर को, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसी दिन उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उनके खिलाफ और 4 अन्य लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक 3 दिन तक वो बाकायदा अपने दर्जनों गाड़ियों के साथ काफिले के साथ चुनाव प्रचार करते रहे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब इतना दबाव पड़ा और यह भी कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है, पटना में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी ने और इस घटना ने, इस तरह की तमाम घटनाओं ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, न केवल सरकार पर, प्रशासन पर, बल्कि चुनाव आयोग पर भी कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तमाम घटनाओं के बावजूद और इस तरह की चीज़ों के बावजूद न केवल अनंत सिंह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रचार करते रहे, बल्कि दूसरे तमाम प्रत्याशी भी वहां पर इसी तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रैली है, वहां पर उनका रोड शो है, कई कार्यक्रम है और इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। यानी दूरियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की, यानी बीजेपी और जेडीयू की, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और नीतीश कुमार अब कोई भी जो स्टेज है वो भी शेयर नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसका सीधा मतलब है कि वो अपने मतदाताओं को बड़ा संदेश दे रहे हैं। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं, गिरफ्तारी जो हुई है अमलेंदु जी, उस पर सवाल यही उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक तो दबाव और दूसरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, चूंकि लगातार बीजेपी के नेता जंगल राज कह के वहां 20 साल 25 साल की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है बिहार में चुनाव के दौरान भी उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, चुनाव के दौरान क्या हो रहा है और इससे पहले क्या कानून व्यवस्था है, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। चुनाव में किन मुद्दों पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है, इस पर बातचीत नहीं हो रही है। जंगल राज की बात हो रही है, लेकिन जंगल राज को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज है, ये वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में मामला जो है वो एनडीए के अंदर खराब है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जिस तरीके से ठनी हुई है, क्योंकि जब से कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एनडीए की सरकार बनेगी, उसके बाद से नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए और जिस दिन घोषणा पत्र जारी किया गया उस दौरान जो तलखी देखने को मिली नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं के बीच, और नीतीश कुमार तुरंत उस हॉल से निकल गए और उसके बाद सम्राट चौधरी ने प्रेस को संबोधित किया और उसके बाद से लगातार जिस तरीके के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की सक्रियता एकदम से बढ़ी है। ये साफ संकेत देने की कोशिश नीतीश की तरफ से की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध खराब हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाना, ये संदेश देने की कोशिशें लगातार नीतीश कुमार की तरफ से हो रही हैं। सूचना ये मिल रही है समीर जी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले जनसभाओं के लिए अपने निवास से निकल चुके हैं और मोदी जी के साथ वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और इधर बीच जो ये बड़ी खबर है कि देर रात कल गिरफ्तार कर लिया गया है अनंत सिंह को। किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के तौर तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को अगर हम सुनेंगे तो ये पता लग जाएगा कि अनंत सिंह को गिरफ्तार न करने का किस तरह का दबाव था। वो स्वीकार कर रहे हैं कि जब ये घटना हुई है, यानी वहां दुलार चंद यादव को मारा गया है, उस समय वहां पर अनंत सिंह मौजूद थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बावजूद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने में 3 दिन लगा दिए और वो भी देर रात गिरफ्तार किया गया और उसके पहले तक वो बाकायदा चुनाव प्रचार कर रहे थे। यही नहीं हुई समीर जी, इतना ही नहीं, उनको हुआ जब तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या चुनाव आयोग मर गया है। हाँ, जी हाँ। तब ये बताने के लिए चुनाव आयोग मरा नहीं है, जिंदा है, तो सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई की गई है। अभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि उनकी जो नामजद एफआईआर है उसमें गिरफ्तारी है कि नहीं है।
अभी भी जो बयान एसएसपी साहब का है, हम लोग सुनेंगे अभी, उसमें वो साफ कहते सुने जा रहे हैं कि वो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, चूंकि वो 40 गाड़ियों के साथ थे। जी, हम लोग सुनते हैं, सुन लेते हैं वहां पर एसपी जो कार्तिकेय शर्मा है वो क्या कह रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, और क्या कुछ हुआ था उस घटना के बारे में भी बता रहे हैं। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो स्टैंड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पांव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। तो घटनास्थल पर मौजूद भी थे अनंत सिंह और क्या कुछ हुआ था वो पूरा विवरण दे रहे हैं। पुलिस को सब पता भी था, सैकड़ों और हजारों की संख्या में गवाह भी थे, लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में 3 दिन लगे और वो भी देर रात उनको उनके घर से। ये विजुअल्स आप देखेंगे जब उनको गिरफ्तार किया गया है देर रात, और उसके पहले तक दिन में वो बाकायदा अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, खुलेआम वहां पर घूम रहे थे। लगातार दबाव बन रहा था कि आखिर नामजद FIR के बावजूद क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है अनंत सिंह को। और अब आज जब वहां पर पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो है और लगातार मांग हो रही थी और सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग पर, तो यह दिखाने के लिए किया गया है कि नहीं, चुनाव आयोग अभी जीवित है, चुनाव आयोग पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत एक जो दावा है चुनाव आयोग का, उसकी उस दावे की धज्जियां उड़ती हुई बिहार में दिखाई पड़ रही हैं कि वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का निष्पक्ष चुनाव कराने का जो दावा कर रहा है वो किस तरीके से वहां दिखाई
दिखाई पड़ रहा है। और अब अनंत सिंह की यह गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस गिरफ्तारी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं, एक तरीके से समझौता है, उसमें समझौते में वो गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि काफ़ी देर तक बताया जाता है कि एसएसपी और अनंत सिंह के बीच में बातचीत होती रही है, उसके बाद जाके देर रात में ये गिरफ्तारी हुई है और फिर सीधे पटना लेकर लाया गया है। तो ये बताया जाता है, अब ये अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो गिरफ्तारी किस मामले में, ये नहीं बताया है उन्होंने। ये कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ मौजूद थे, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो आचार संहिता के उल्लंघन में क्या गिरफ्तारी हुई है केवल, या उसमें भी गिरफ्तारी हुई है जो नामजद एफआईआर है, ये देखना होगा। तो अब कल जब अदालत खुलेगी तब क्या होता है ये मालूम पड़ेगा, उसी तब चीज़ें मालूम पड़ पाएंगी। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अगर विपक्ष की तरफ से इतना दबाव ना पड़ता और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो और राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं अगर ये ना होती, और ये चूंकि समझ में आ गया था सत्तारूढ़ दल को, सरकार को वहाँ भी, कि ये मसला अब राहुल गांधी उठाएंगे अपनी उसमें, और चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट किया कि जब आप आइएगा तो जंगल राज की बात जरूर कीजिएगा, तो ये एक दबाव जो था वो चूंकि प्रधानमंत्री के ऊपर बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा, तो ये दबाव में जो है दिखाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। अब ये कितनी असली है कितनी नकली है और किन धाराओं में की गई है, ये जब चीजें सब सामने आएंगी तब मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन सुनते हैं तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल उठाए और कहा है कि ये गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन वही बात जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बाकायदा अनंत सिंह की शर्तों पर और उनकी मर्जी के हिसाब से ये गिरफ्तारी हुई है। बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार में, वहां की सरकार कैसे काम कर रही है, और चुनाव आयोग भी चुनाव के दौरान इस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, एक के बाद एक दूसरी घटना हो रही है, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, आज भी देखिए बिहार में रोहतास में आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए, जिसके कारण गिरफ्तारी अब तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। तो ये बड़ी घोषणा है और बड़ा ऐलान है कि सीधे कह रहे हैं कि सरकार बनने पर कोई भी अपराधी होगा वो जेल के अंदर होगा। तो एक बड़ा ऐलान है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए नौकरियों की बात की है और तमाम दूसरे वादे किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और इसको देखते हुए बहुत बड़ी चुनौती भी है। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह, वो बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं और जैसा अभी आपने बताया कि कल भी प्रधानमंत्री को
उनको टैग करके तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब फिर आए वो तो जंगल राज की बात करें। अब देखना है कि आज उनका जब रोड शो है तो उनको पटना में और बिहार में जंगल राज दिखाई पड़ता है या फिर उसका नाम बदल कर कुछ और कर देते। हाँ बिल्कुल, ये अब देखना पड़ेगा, लेकिन आज लगता है कि शायद जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ना करें, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बता रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था क्या नहीं होता था। लेकिन अब दूरियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, वो भी चीज़ें समीर जी सामने साफ तौर पर आ रही हैं। और ये एक बड़ा दबाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऊपर बन गया था, तो इसलिए अनंत सिंह की वहाँ गिरफ्तारी करानी पड़ी है। लेकिन इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी का जो आज का ऐलान है वो एक तरीके से एक बड़ी घोषणा है और ये मतलब आत्मविश्वास भी झलक रहा है तेजस्वी यादव का कि 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी यानी 2 महीने के बीच में सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। तो ये अब इस तरीके की घोषणा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं, जिनकी सरकार ही अपराधियों के दम पे चल रही हो, जिनकी सरकार में अपराधी शामिल हो, वो किस तरीके की इस तरीके की बात कर सकते हो। तो ये दम जो है, ये जो ताकत जो है ये कहने की, ये तभी आती है जब आपके अंदर राजनीतिक शुचिता हो, जो तेजस्वी ने आज दिखाई है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है और घोषणा ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से सरकार में आने पर क्या प्लानिंग की गई है और ये एकजुटता भी जो इंडिया गठबंधन की है वो भी सामने दिख रही है। वहीं एनडीए में बीजेपी और जेडीयू जिस तरीके से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं और आज भी ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो है तो नीतीश कुमार के दूसरे कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम लगे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उस पर बहुत सारे सवाल गिरफ्तारी के बाद भी उठ रहे हैं, गिरफ्तारी के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी की सांसद हैं मीसा भारती, उनको सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, किस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, सुन लेते हैं मीसा भारती को। लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखें आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दबाव में और खास तौर पे बिहार की जनता के दबाव में ये कार्रवाई की गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मेरी सरकार 18 तारीख को सरकार बनेगी, 2 महीने के अंदर जितने भी अपराधी होंगे उसको सलाखों के अंदर रखेंगे। बिल्कुल सही है, आप लोग देखिएगा। आप लोग ने देखने का काम किया है कि जो थके हारे मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, बाप के घर से ला करके गांधी मैदान में ऐतिहासिक 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है। तो आप लोग भी इसके साक्षी हैं और आप लोग देखने का काम करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करके दिखाएगी।
तो ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से इज्जत बख्शते हुए अनंत सिंह को रात में कोई देख ना पाए, बाकायदा उनको गिरफ्तार किया गया है और ले जाया गया है। दिन भर वो चुनाव प्रचार करते रहे अपने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ पर, और पूरी तरीके से लगातार इस घटना के बावजूद वो 3-4 दिन तक आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाते रहे और आखिरकार इतने दबाव के बाद उनको रात में गिरफ्तार किया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी घोषणा है तेजस्वी यादव की, वो अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा, एक और चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर एनडीए फिर उसमें घिरने जा रहा है। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मुद्दे तय किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है एनडीए को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं और जो उसका घोषणा पत्र है उसके आसपास ही घूमना पड़ रहा है और उसी की काट करनी पड़ी है। यानी अपनी उपलब्धियां और अपनी घोषणाएं बताने के बजाय पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए जो है ये बताने पे जुटा है कि तेजस्वी ने जो घोषणाएं की हैं वो फलीभूत नहीं होंगी। हाँ, कैसे पूरी हो ही नहीं सकती, पैसे की कमी है ये बताने के लिए। यानी खुद स्वीकार कर रहा है एनडीए कि 20 सालों में बिहार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास किन्हीं घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। ये एक तरीके से आप एनडीए स्वीकार कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा हो 1,76,000 करोड़ रुपया, 1 लाख कितना था 26 जो भी रहा हो, पैकेज जो दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी, वो कहाँ चला गया? वो घोषणा दी थी वो कहाँ चला गया? और आप जो एनडीए कह रहा है कि साहब 1 करोड़ रोजगार देगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो 1 करोड़ रोजगार देने के लिए पैसा आ सकता है तो तेजस्वी जो कह रहे हैं हर परिवार में एक को नौकरी देने के लिए, तो वो भी आएगा फिर बिल्कुल उसी हिसाब से आएगा। तो एनडीए बताए कि वो 1 करोड़ रोजगार कहां से देगा और अब तक क्यों नहीं दिए? 20 साल से आपकी सरकार है तो अब तक क्यों नहीं दिए थे आपने? ये सवाल है। जी बिल्कुल, ये सवाल है। और बहुत सारे जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था का हाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पर पिछले काफी समय से सवाल उठ रहे थे। लेकिन चुनाव के दौरान भी वहां जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, लोगों की लिंचिंग हो रही है और वहां हथियार लहराए जा रहे हैं, वो बहुत भयावह है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग की निगरानी में हो रही हैं और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, खामोश है पूरी तरीके से और इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहा है। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। के ऊपर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे, मोकामा का माहौल बदल रहा था और आज उनकी गिरफ्तारी। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। तो ये है कि उस पर लीपापोती की गई है, ये कहना है पवन खेड़ा का। वही बात कह रही है मीसा भारती की, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, एक तरीके से उनकी शर्तों पर गिरफ्तार किया गया है, जैसा वो चाहते हैं उस तरह से गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जंगल राज कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहेंगे बिहार की कानून व्यवस्था पर, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बहुत आश्चर्य नहीं है कि प्रधानमंत्री आज भी कहें उसी बात को, चूंकि प्रधानमंत्री को वो अगर जिस गठबंधन में उनकी पार्टी शामिल है उसके लिए सारे खून माफ होते हैं, उनके लिए फिर अलग शब्द और अलग नाम उनका हो जाता है। उस तरह की घटनाओं के लिए फिर वो दूसरा नाम हो जाएगा। लेकिन उनके लिए जंगल राज वही होगा जो विपक्षी पार्टियों की सरकारों में हुआ करता था। खैर, देखने वाली बात होगी कि आज जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से तो फेल है ही, चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बना हुआ है। एक बार सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं अनंत सिंह की जो देर रात गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर। गिरफ्तार कर लिया गया है कल देर रात। देखिए, एक तो गिरफ्तारी में विलंब क्यों हुई और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार, चाहे सिवान में एसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो, ये गुंडा राज है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जंगल राज का कैसेट, जो जनता का राज, गरीबों का राज था, कहते हैं।
अब ये गुंडा राज पर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो था, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति की गई है। आखिर इतना विलंब क्यों हुआ, ये देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी प्रचार प्रसार किया गया, तो ये सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फजियत हो रही थी, इसके लिए खाना पूर्ति की गई है। बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है किस तरह, ये चारों ओर दिख रहा है। लेकिन सवाल जो उठ रहे थे उस सवाल का जवाब भी तो मिल गया है। गिरफ्तारी हुई, तुरंत कार्रवाई भी होने की बात हो रही है। गिरफ्तारी हुई, ये दिखावे के लिए हुई, कल को चुनाव खत्म होगा। फिर अभी तक तो जो गिरफ्तारी हो रही थी, इसके बाद जब सत्ता का ही संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, तो फिर ये AK-47, AK-56 और तलवार बांटने वाले, गोलियों की तरतराहट वाली सरकार अब जनता को, बिहार को नहीं चाहिए। अब कलम बांटने वाले, नौकरी बांटने वाले तेजस्वी सरकार आएंगे और अपराधियों को बिहार छोड़ना। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, ये मोकामा विधानसभा पटना ज़िले में ही आती है। पटना में ज़िले में कुल 14 विधानसभा हैं, उन्हीं में से एक विधानसभा है मोकामा, जहां से JDU के उम्मीदवार हैं, यानी NDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह। और अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जन सुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थक थे दुलार चंद यादव, उनकी लिंचिंग की गई और उनको मारा गया। उनके समर्थकों ने, दोनों जो समर्थकों के आमने सामने ये लड़ाई हुई और वहाँ बाकायदा हथियार लहराए गए, सब कुछ हुआ। इन सारी चीज़ों पर, इन घटनाओं पर, यानी ये राजधानी में ये घटनाएं हो रही हैं, पटना में घटनाएं हो रही हैं, और उस पर वहाँ पर प्रशासन भी खामोश है और चुनाव आयोग भी खामोश है। वही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पटना के अलग अलग जिलों में हर रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है चुनाव आयोग भी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो अब एक और भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है बिहार चुनाव में, क्योंकि चुनाव के दौरान भी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक तरह से देखा जाए कि बिल्कुल प्रशासन जो है वो पंगु हो गया, पहले ही पंगु था। इतना ही नहीं समीर जी, मतलब कि पुलिस के अधिकारियों की जान ली जा रही है जी। तेजस्वी यादव ने सवाल भी उठाया कि मोकामा में यही हो रहा है और उसी के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी की भी जान ली जा रही है इसी तरीके से। तो कहाँ प्रशासन है, कहाँ कानून व्यवस्था है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी इसी को महाजंगल राज कह रहे हैं। मोदी जी तो बता रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी बता रहे हैं कि इस समय महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री को इस पर बात करनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंधे पाटिल, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जिस तरीके से घटना हुई, ऑन द स्पॉट जो थे लोग पकड़े गए जिन्होंने ये घटना की थी, लोगों ने पकड़ लिया था उनको करने वालों को, लेकिन गिरफ्तारी पुलिस ने जो है वो अब दिखाने के लिए की है। चूंकि चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा, तो अब SSP जो कार्तिकेय शर्मा थे, उनकी बात हम लोगों ने सुनाई भी, वो कह भी रहे कि चुनाव आयोग ने हमको निर्देश दिया था। यानी अगर चुनाव आयोग का निर्देश नहीं होता, तेजस्वी कल ये सवाल नहीं उठाते कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, तो ये गिरफ्तारी अभी भी नहीं होती। और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी कम लग रही है, ये आओ भगत ज्यादा लग रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई भी है, तो किस तरह से वो पूरी तरह से अनंत सिंह की शर्तों पर गिरफ्तारी हुई है। सुन लेते हैं जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं अतुल लोंधे पाटिल क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, और क्या इस जो जिस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था का हाल है पूरे बिहार में और राजधानी पटना में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो भी है, कार्यक्रम है उनका, और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि इन सब चीज़ों पर एक तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की गई है, लीपापोती करने की कोशिश की गई है। सुनते हैं अतुल लोंधे पाटिल को क्या कह रहे हैं। जिम्मेदार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से खुलेआम लोगों के सामने मारा गया है, और मर नहीं रहा था तो गाड़ी चढ़ाई गई है, फेफड़े भी चीर दिए गए हैं, पैर में गोली लगी है, तो लोगों ने तो पकड़ लिया वहीं पर कि किसने मारा है, किसके लोग थे। तो ये तो ओपन एंड शट केस है कि कैसा भी करके अगर चुनाव आयोग की मदद लो, लोगों को डराओ, चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये तो तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे और जंगल राज और क्या होता है, ये तो जंगल राज है। एक पुलिस को गला रेत कर मार दिया। तो चुनाव में भय का वातावरण है, लेकिन डरने वाला कोई नहीं है।
इनकी एनडीए की तय है, एनडीए का जाना तय है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा पर चढ़े झंडा लगाने। तो यह किस तरीके से जंगल राज किसको कहा जाता है? खैर, अब जंगल राज की प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री अमित शाह की परिभाषा क्या है, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री आज के रोड शो में इसका जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ये पुख्ता सूचना निकल कर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के दूसरे कार्यक्रम लगे हुए हैं और उन कार्यक्रमों के लिए नीतीश कुमार अपने घर से रवाना हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये नीतीश कुमार सीधे अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बड़ा मैसेज है और उनके मतदाताओं को मैसेज नीतीश कुमार न जाने किस तरीके से देते हैं कि वो पहुंच जाता है। एक बार देखेंगे जनता दल यूनाइटेड ने, यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने क्या ट्वीट किया है, और जिस दिन से घोषणा पत्र जारी हुआ है उस दिन से रोज वो ट्वीट हो रहा है। लिखा है कि बस अब 12 दिनों का इंतजार, फिर से बिहार में आ रही है नीतीश जी की सरकार। नीतीश कुमार, 12 दिनों का इंतजार है, और ये पोस्टर नीतीश कुमार और नीचे लिखा हुआ है फिर आ रही है नीतीश सरकार। ये लगातार हर दिन, कल भी हमने आपको दिखाया था, तब 12 दिनों के बजाय 13 दिन और उसके पहले 14 दिन था। अब कल आपको जब दिखाएंगे तब हो सकता है कि 11 दिन वाला पोस्टर आ जाए। ये बताने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि 14 तारीख को एनडीए सरकार आ रही है, उसके जवाब में, उसकी काट में उसके अगले दिन से ही ये शुरू हो गया है कि 14 तारीख के बाद, 14 नवंबर के बाद नीतीश सरकार आ रही है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अभी तक वो एनडीए का घोषणा पत्र जो है, जी हाँ, वो उसको शेयर नहीं किया। नीतीश कुमार ने नहीं किया, जनता यूनाइटेड के उस पर जरूर हुआ है, लेकिन ये नीतीश कुमार ने उसको अभी तक ट्वीट नहीं किया है। यानी नीतीश कुमार का वो घोषणा पत्र नहीं है, ये साफ तौर से बता दिया है नीतीश कुमार ने एक तरीके से, और ये संकेत साफ दे दिया है कि अब मोदी जी से आर पार की लड़ाई नीतीश कुमार को करनी है। अब वो कैसे करेंगे नीतीश कुमार जाने, लेकिन संकेत जो है वो यही साफ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी अलग राह पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैलियों में और जनसभाओं में और रोड शो में नहीं जा रहे हैं। पटना में ही, राजधानी में ये रोड शो हो रहा है, लेकिन इस रोड शो से वो दूरी बना रहे हैं। इससे पहले 2 सभाएं हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन दोनों सभाओं में, जबकि नीतीश कुमार के, अगर हमारे पास होंगे तो आपको वो दिखाएंगे हम तस्वीरें भी, नीतीश कुमार के तस्वीरें भी लगी हुई थी, यानी नीतीश कुमार का कार्यक्रम लगा हुआ था वहां, उसके बावजूद नहीं गए। और आज जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहां लगा है, उसके बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम दूसरी जगहों पर लग गए। सीधे तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, चुनावी रैलियां शेयर नहीं करेंगे। अब ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाने पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके भीतर तो एक गुट है जो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर अड़ा है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। लेकिन जो घटक दल है एनडीए के, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े हुए हैं और नीतीश कुमार की पार्टी भी नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई है। तो एक बड़ा जो फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है बीजेपी और जेडीयू के भीतर, वो यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आज अगर नीतीश कुमार फिर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में, तो ये साफ हो जाएगा नीतीश कुमार अपने मतदाताओं को ये मैसेज, इसका मतलब कि वो दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मतदाताओं को मैसेज दे चुके हैं। और समीर जी, खुल के नहीं कहा जाता है, राजनीति में मैसेज अपने आप पहुंच जाया करते हैं, हाव भाव से, बोलचाल से और कार्यक्रमों के बहिष्कार करके इस तरीके से संदेश पहुंच जाते हैं। और ये संदेश साफ तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा चुका है कि जहां भी बीजेपी या एलजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां उनको ठीक कर देना है। ये संदेश नीतीश कुमार की तरफ से उनके मतदाताओं तक, उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है। जमीन से जो खबरें आ रही हैं वो यही है समीर जी। अब बाकी अब चुनाव में क्या होता है वो तो जनता करेगी, चुनाव में क्या करना है, लेकिन जो संदेश देने की एक बात होती है, वो नीतीश कुमार की तरफ से लगातार इस तरीके के संदेश दिए जा रहे हैं कि बीजेपी को इस समय ठीक कर देना। जी बिल्कुल, तो बीजेपी और जेडीयू के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में। और
जो ये कहा जा रहा है, जो वहाँ पर बिहार से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे ये पता लग रहा है कि जेडीयू किसी भी कीमत पर अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में है और बीजेपी की सीटें कम करने की कोशिश में है, और इस अभियान में उसका साथ घटक दल भी दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल भी दे रहे हैं। तो क्या होता है चुनाव में, इस तरह का होता है। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी यही काम जेडीयू के साथ कर चुकी है और इस बात का खुलासा चिराग पासवान ही कर चुके हैं। और चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि इस बार वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि बिहार में बिहार बनाम गुजरात की लड़ाई एक तरीके से एनडीए में साफ तौर पर दिख रही है। हाँ बिल्कुल, एनडीए में साफ लड़ाई बिहार बनाम गुजरात भी हो चुकी है और एक तरीके से कहा जाए गुजरात एक बड़ा मसला बन चुका है और बीजेपी में भी समीर जी अगर एक तरीके से देखा जाए तो दो फाड़ हो चुके हैं। ये भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, यही बात अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं, यही बात सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये इनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं। तो यानी बीजेपी में भी गुजरात बनाम बिहार जो है ये अंदर अंदर चल रहा है। तो बीजेपी को डबल नुकसान जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चुनाव में होगा। नीतीश कुमार से अदावत जो है नरेंद्र मोदी को महंगी पड़ेगी, ये इस चुनाव में साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार से को जो किनारे लगाने की, यानी उनको एक नाथ शिंदे 2 बनाने की जो कोशिश हो रही थी, दूसरा एक नाथ शिंदे बनाने की कोशिश हो रही थी, बीजेपी की उस कोशिश पर पानी फिरता ही नहीं दिख रहा है, बल्कि बीजेपी खुद उस कोशिश के जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। और अब एनडीए के बाकी घटक दल वो अब सीधे सीधे नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं और इसका एक जो बड़ा परिणाम दिखाई पड़ेगा न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि उससे आगे का उसका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ेगा, यानी केंद्र सरकार की स्थिरता पर। क्योंकि बिहार के जो गैर बीजेपी सांसद हैं, एनडीए के घटक दलों के सांसद, उनकी तादाद अच्छी खासी है जो केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए बहुत एक तरीके से प्रभावी वो संख्या मानी जा सकती है। और चूंकि एलजेपी नेता चिराग पासवान बहुत खुलकर दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, पहली बार ऐसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, खुलकर दिखाई पड़ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि विभाजन जो है समीर जी जिसको आप कह सकते हैं वो साफ तौर पर एनडीए में दिखाई पड़ रहा है और नीतीश कुमार का पलड़ा जो है वो बीजेपी से ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है, मतलब मोदी जी से ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है एनडीए में। जी मतलब कुल मिला के जो होगा वो तो जनता को तय करना है किसका पल्ला भारी किसका कमज़ोर है, लेकिन जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाल भले ही चली बीजेपी ने कि घोषणा पत्र जारी किया और नीतीश को उसमें किनारे कर दिया, नीतीश का फोटो जो था वो छोटा कर दिया, मोदी जी का बड़ा कर दिया। तो पन्नों पर कुछ चित्र उकेरने से जमीन की राजनीति नहीं हुआ करती है जी। ये मोदी जी को समझना होगा कि जमीन की राजनीति क्या है और जमीन पे क्या चल रहा है, ये मोदी जी को समझना होगा। बिल्कुल, ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पटकनी देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कर रही थी, अब नीतीश कुमार बीजेपी को ही पटकनी देने में लगे हैं। और नीतीश कुमार अगर ये पटकनी देते हैं तो उससे न केवल बिहार में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि केंद्र की सरकार भी अस्थिर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर, होता क्या है, पर बहुत सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार भी घिरे हुए हैं, खास तौर पर जो कानून व्यवस्था का हाल है। और अनंत सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी बताए जाते हैं। अनंत सिंह लगातार उनके इंटरव्यूज हो रहे थे, मीडिया में वो छाए हुए थे, बहुत सारी रील्स बन रही थी, बहुत सारे मीम बन रहे थे, उन सब में वो नीतीश कुमार की बहुत प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो अब ये कह देना, और जिस समय ये घटना हुई है मोकामा में, उस समय वहाँ अनंत सिंह भी मौजूद थे, खुद वहाँ के पटना के एसएसपी बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी जो सुशासन और अपने लिए कहते हैं और जंगल राज कहते हैं पिछली सरकारों के लिए, उससे वो भी अब बच नहीं पाएंगे, ये भी साफ है। घिरे हुए वो भी हैं, न केवल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि खुद नीतीश कुमार भी घिरे हुए हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी घिरे हुए हैं, घिरे हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी हैं जी। और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अपनी सफाई दी है समीर जी
कानपुर में थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता आज, और आज उन्होंने वहाँ सफाई दी है बिहार चुनाव को लेकर। हाँ। और ये बताया है कि कानून व्यवस्था के मसले पर वो सजग हैं और उनके लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। हालांकि साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जिंदा है कि मर गया, हाँ। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आरोप क्या तो दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हुआ है और चुनाव आयोग कर क्या रहा है, क्या कर रहा है चुनाव आयोग। और इसको लेकर तो हम लोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्या कह रहे हैं ये भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये भी अब एक पक्ष है इस चुनाव में। जी हाँ, बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक पक्ष हैं, मतलब ये दो पक्ष तो हैं ही, एनडीए और इंडिया गठबंधन, लेकिन एक तीसरा पक्ष जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी चुनाव आयोग भी है। ये भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर कराई गई और जिस तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पर सब कुछ सहन किया जा रहा है और जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है अपराधियों को, उसको लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग काफी ज्यादा सवालों के घेरे में थे। विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा था। तेजस्वी यादव ने कल साफ तौर पर कहा कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, तो अब ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे हैं ये भी हम लोग सुन सकते हैं। जी सुन लेते हैं क्या कहा है। कानपुर में थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उन्होंने क्या कुछ कहा है पटना की, वहां पर मोकामा की घटना को लेकर, पटना में जो कुछ हुआ है उस पर लेकर, सुनते हैं उनको। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर। एक जो कुछ भी कहा उन्होंने कि यही बात है कि सब लोग बराबर हैं चुनाव आयोग की निगाह में और ये नज़ीर होंगे दुनिया के लिए जो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं। यानी जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा है जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए भारत एक संदेश दे रहा है। तो वास्तव में संदेश अगर इसको मान रहे हैं तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्क्रियता जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, निष्क्रियता नहीं कहेंगे उसको, चुनाव आयोग की पक्षधरता उसको कहेंगे, जिस तरह से
इस पूरी घटना पर लीपापोती करने की कोशिश की गई है। घटना को एक तरीके से इग्नोर किया गया है और उस घटना के बाद भी सैकड़ों दर्जनों गाड़ियों के काफिलों के साथ चुनाव प्रचार अनंत सिंह के होते रहे हैं और गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और ये मैसेज अगर वो पूरी दुनिया में देना चाह रहा है तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। ये समझना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। बिल्कुल समीर जी, ज्ञानेश कुमार को बहुत कुछ समझना चाहिए और ज्ञानेश कुमार को जो समझना चाहिए वो ज्ञानेश कुमार समझ चुके हैं जी। वो समझ चुके हैं कि अब निशाने पर चुनाव आयोग है, चूंकि कल साफ तौर पर विपक्षी तरफ से कहा गया। सुप्रिया सिंह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सवाल उठाए जी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, विपक्ष के तमाम लोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव अब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के जिम्मे है तो कि इस तरीके से कैसे हो रहा है, क्या यही स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया यही है, इसी तरीके से होते हैं निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कि 40 गाड़ियों के साथ 150 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबली जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी दिल्ली में बैठकर हाथ पटक रहे हैं। तो आज जो है ये और हथियार लेकर लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो लाइसेंसी हथियार हैं जमा हो जाते हैं, कहाँ जमा हो गए वो, किसके जमा हो गए, तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने क्या किया, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को सफाई देने के लिए बाध्य होना पड़ा है और मजबूरी में अनंत सिंह की गिरफ्तारी करवानी पड़ी है। वो भी किन धाराओं में हुई है वो जब सामने आएगा तब मालूम पड़ेगा, चूंकि एसएसपी साहब ने धाराएं नहीं बताएंगी किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। तो इसलिए जब वो धाराएं मालूम पड़ेंगी तब मालूम पड़ेगा कि वो गिरफ्तारी जो है वो तुरंत जमानत होने वाली है कि वो थोड़ा लंबे समय रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो ये गिरफ्तारी पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई भी है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी कराई गई है। ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह अपनी शर्तों पर गिरफ्तार होने गए हैं और उनसे मान मनौवल कर रहा है पटना का प्रशासन और पुलिस के लोग उनसे अधिकारी कर रहे हैं। सुनते हैं एक बार सचिन पायलट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर। मौजूद हैं दोस्तों, ये बिहार का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 6 तारीख को पहला मतदान होगा और बिहार राज्य का जो राजनीतिक महत्व है उसको पूरा देश जानता है और सब पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं। और 20 साल से इस प्रदेश में जो हालात निर्मित हुए वो हम सबके सामने हैं। इसलिए कई महीने पहले राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी और सचेत किया था निर्वाचन आयोग को, केंद्र सरकार को, कि बिहार के मतदाताओं के साथ हम धोखा नहीं कर सकते और जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे वो एसआईआर की है या कुछ और मतगणना है या वोटर लिस्ट की बात है, उसमें संपूर्ण पारदर्शिता उनको रखनी पड़ेगी। हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि राहुल जी की यात्रा के बाद गठबंधन का जो संयुक्त कार्यक्रम हम लोगों ने किए, उसके बाद आज पूरे बिहार में ये माहौल जो बदलाव का था अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार के लोग, खासकर नौजवान, बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और जिस प्रकार का शासन बिहार में है, जिस इंजन की बात बीजेपी और जेडीयू करते हैं, वो लगातार फेल होता जा रहा है और आज झूठे वादे कर पुराने आश्वासनों को भूलकर नए झूठे वादे कर लोगों का वोट बटोरने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी और जेडीयू, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के तमाम साथियों ने मिलकर जो संक्षिप्त लेकिन मजबूत जनता से वादे किए हैं उस पर लोग तो मर्डर की छूट है इस सरकार के अंदर। जो हत्या हुई है वो भी इसी सरकार के नाक के नीचे हुई है ना, तो कौन जिम्मेदार है? जो गुंडाराज की बात करते हैं, लूटपाट हो रही है, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो पूरा माहौल बना है प्रदेश के अंदर, सबको छूट है लूटपाट करने की, ये किसके शासन में हो रहा है? उसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है। आज तो निर्वाचन आयोग है जिसने उनके अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया होगा अरेस्ट करने का, वो भी दबाव बहुत बना इसलिए। लेकिन हिंसा और हत्या होने का जो माहौल हो रहा है बिहार में, वो किसके शासन के अंदर हो रहा है? आपको लेना
तो वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछ रहे हैं सचिन पायलट। लेकिन वहाँ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर ज़बरदस्त तरीके से सरकार घिरी हुई है और चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। चुनाव आयोग SIR के मुद्दे पर भी घिरा हुआ है, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में। जब से घोषणा हुई है 12 राज्यों में लागू करने की, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कई राज्यों ने कहा है कि वो अपने यहाँ इसको नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी की गई है वो संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है। उसको लेकर तमिलनाडु के डिप्टी CM है उदयनिधि स्टालिन, उनको सुनते हैं। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी लगातार SIR को लेकर विरोध कर रही है और इसके खिलाफ बिहार चुनाव के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी विपक्ष कर रहा है। सुनते हैं पहले उदयनिधि स्टालिन को क्या कह रहे हैं। We have continuously opposed the special intensive registration of this SIR issue. We have continuously been against it, and we have told all the reasons. We have seen what they have done in the Bihar elections with the proof, and the Supreme Court also made some decisions. We want them to follow the decision, and especially the rainfalls and with the elections coming in the next 4-5 months. We think it's done on purpose. तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है और SIR, और जिस तरह से बिहार में जो आरोप लगे हैं और बिहार में जिस तरह से SIR को पूरा भी किया गया है, तो ये आरोप इसीलिए इन्हीं सब वजहों से पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हीं सब वजहों से आरोप पुख्ता होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साफ तौर पर उदयनिधि स्टालिन जो है वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमने विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे का लगातार विरोध किया है। हमने देखा है कि बिहार चुनाव में उन्होंने यानी चुनाव आयोग ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसले लिए। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस फैसले का पालन करे। हमें लगता है कि ये जानबूझकर तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी पार्टियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है, तो वे आकर इस पर अपनी राय दें और हमारे नेता इस पर बहुत अच्छा फैसला लेंगे। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रमुक जो है वो इस बैठक में नहीं पहुंच रही है। तो जैसे महाराष्ट्र में नहीं पहुंची बीजेपी सर्वदलीय उसमें प्रदर्शन में, इसी तरीके से यहाँ भी नहीं पहुंच रही है। तो चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई है बीजेपी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहाँ बाकी विपक्ष जो है वो उसमें पहुंच रहा है, मतलब बाकी विपक्ष और सत्ता पक्ष तमिलनाडु जी वो वहाँ पर जी बिल्कुल। तो यहाँ एक तरीके से जो गैर बीजेपी और गैर NDA पार्टियां हैं वो सारी दिखाई पड़ रही हैं SIR के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में। कल महाराष्ट्र में किस तरह से प्रदर्शन किया गया, पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा भी जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसके खिलाफ यहाँ दिखाई पड़ी। और इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से बिहार में प्रचार किया जा रहा है, उससे पहले झारखंड में भी प्रचार किया गया था, घुसपैठियों का जिक्र बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये घुसपैठिए कहां से आए हैं, कौन लाया है, किसने आने की इजाजत दी और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। सुन लेते हैं कुणाल घोष को क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश भारत के बीच में कोई सीमाना नहीं रहेगा। समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं वो भावुक है, हम अखंड भारत तैयार करने की सोच रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा। सवाल आता है अगर अखंड भारत तैयार करने की सोच है तो फिर देखिए ये पूरा भाजपा का दिशाहीन, कंट्राडिक्टरी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी उसका पॉलिसी है। एक बार बोल रहा है अनुप्रवेश हो रहा है, घुसपैठियों आ रहा है, उसका रुकना किसका काम है? अमित शाह जी का, होम मिनिस्ट्री का, BSF का, आपका फेलियर है। तो एक तरफ बोल रहा है घुसपैठियों, दूसरी तरफ बोल रहा है बॉर्डर तोड़ दूंगा, पूरा सब एक हो जाएगा। तो क्या है? अभी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन का मेन पॉइंट जो है उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो बोल दिया है अगर भाजपा जीतेंगे तो ये बॉर्डर नहीं रहेगा, दोनों देश एक हो जाएगा। अरे भाई, आपका सोच में अगर दोनों देश का एक करने का प्लान है तो अब पूरा देश को बता दो कि हम बांग्लादेश को एक करना चाहते हैं। अगर चाहते हो तो फिर घुसपैठियों का इशू क्यों? अगर आप अखंड भारत, अगर आप अखंड इंडिया, अगर आपने बांग्लादेश भी फ्यूचर में हमारा साथ
मिलने का सिचुएशन हो जाएगा, तो आज घुसपैठियों का इशू क्यों, एसआईआर का इशू क्यों, एनआरसी का इशू क्यों, सीए का इशू क्यों? ये तो पूरा उसका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सोच नहीं है, पब्लिक का साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये पूरा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स कर रहा है। इसी को लेकर समीक भट्टाचार्य तो ये किस तरीके से चुनाव में कौन सी बातें करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हर चुनाव में दोहराई जाती हैं। इससे पहले झारखंड में भी घुसपैठियों का जिक्र, और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ एक नया तरीका अपनाए हुए हैं कि इतने ज़ोर से वोट मशीन दबाओ कि वो आवाज़ जाए। अब उन्होंने कल शायद किसी कार्यक्रम में कहा कि वोट मशीन इतने ज़ोर से दबाओ कि आवाज़ इटली तक जाए। अब इटली को बिहार की आवाज़ क्यों सुनाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। और इटली भारत का मित्र देश है, कोई ऐसा नहीं कि इटली के साथ हमारी कोई सीमा का झगड़ा है, इटली के साथ कोई हमारा राजनीतिक झगड़ा है या फिर कुछ तरह का, लेकिन इटली को संदेश देने की बात कर रहे हैं। एक तरीके से विदेश नीति को भी अच्छे तरीके से डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खुद तो विदेश कभी जाते नहीं है, मोदी जी बेचारे जाते हैं विदेश, तो उनके रास्ते बंद किए जा सकें। तो क्या मोदी जी में अमित शाह जी में भी कुछ चल गई है आपस में क्या? तो आप इटली के ऊपर आप हमला करेंगे इस तरीके से, तो आपका मतलब किस के ऊपर हमला करेंगे आखिर? सवाल ये है। तो ये मतलब तुच्छ घरेलू राजनीति के लिए आप भारत की विदेश नीति को मटियामेट करने पर तुले हुए, इसको समीर जी इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन ये गंभीर मसले जो बिहार में चल रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था और जिस तरीके से बिहार में ये घटना हुई, दुलाचंद यादव जिनकी जान ली गई, उनके नाती जो है, उनके ग्रैंडसन जो हैं नीरज यादव, उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई जो ठीक है वो तो हो गया, लेकिन जो 4 अन्य लोग हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए दुलाचंद के साथ में? जी, ये तो हम लोग सुन भी सकते हैं उनका थोड़ा सा कि क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके दुलारचंद यादव जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी थे हैं वहाँ पर, पीयूष प्रियदर्शी उनके समर्थक थे, उनको मारा गया वहाँ पर जिस तरीके से 30 अक्टूबर को, जिस पर पूरा इस समय हंगामा मचा हुआ है। अनंत सिंह जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, 4 और लोगों को नामजद, 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी अनंत सिंह के अलावा। बाकी लोग क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, ये सवाल पूछ रहे हैं उनके बेटे, उनके पौत्र हैं नीरज यादव। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी एक की हुई है, दो पुलिस प्रशासन की तरफ से नाम होगा तो उनका गिरफ्तारी हुआ है, मेरे तरफ से कुछ उनका नाम नहीं दिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है जी, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना, ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है, ये 4 चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो 4 से आपको खतरा है जी? अभी खतरा है, अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे खतरा है जी। आपको क्या लगता है, तो आपको अभी तक न्याय आपको नहीं मिला है और पुलिस का फिर बदल कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे क्या ये षड्यंत्र क्या है? अब देखिए, अब षड्यंत्र है, आप सब मीडिया वाले हैं, आप सबको तो थोड़ा सा पता ही होगा अंदर का कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। मीडिया वाले थोड़ी अनजान है इस चीज से कि फेरबदल क्यों किया गया है, किसकी संलिप्तता इसमें है, किस मीडिया बंधु, कोई मीडिया बंधु दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है, सब दिखाइए आप सब जितना है। मतलब क्या दिखाना चाहता है ये? जैसे चंदन कुमार हैं, राकेश कुमार हैं, सबका फेरबदल क्यों किया गया, ये सब उनका कॉल, हम जैसे पहले भी प्रशासन से रिक्वेस्ट किए थे, उनका एक बार कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर उसमें ललन बाबू ऊपर से अगर नहीं ऑर्डर है सबका, तो आप बोलिएगा एक बार। मतलब क्या लगता है सभी लोग का मिली? हाँ, सबका मिली भगत है, एकदम मिली भगत। अब नए अधिकारी जो आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद है? अभी तो कुछ हमसे मिले बातचीत हुआ नहीं है, अभी आए नहीं है, अभी कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 नाम दिए गए हैं, कह रहे कि कौन ठाकुर, मणिकांत ठाकुर और एक राम करके कुछ है बेचारे, दोनों को क्या है क्या नहीं उनके। तो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं और अपनी जान की सुरक्षा को भी खतरा बता रहे हैं कि बाकी जो वास्तव में जो उसमें एक अभियुक्त हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो सब तो बाहर ही घूम रहे हैं और उससे इन जो दूसरे परिजन हैं उनकी जान को भी खतरा है। केवल अनंत सिंह की गिरफ्तारी से क्या होगा? तो ये सवाल, वैसे भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बाकी जो लोग थे जो वास्तव में मारने वाले थे, वो लोग कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जबकि FIR में 4 लोगों के नाम भी दिए गए।
हाँ, 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके गिरफ्तारी नहीं हुई है और बाकी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो उनका पौत्र जो बता रहा है कि वो हमारी तरफ से नाम नहीं दिए, वो प्रशासन ने अपनी गिरफ्तार ने किया होगा। इसका मतलब समझिए कि जो गिरफ्तारी की जा रही है, जो अब जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि वो जो इनकी तरफ से FIR है उसमें गिरफ्तारी नहीं है, वो आचार संहिता के उल्लंघन में गिरफ्तारी है। जी हाँ। और चूंकि बाबा यही कह रहे हैं SSP की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, ये मामले में सामने आया है, तो इसलिए अब जो स्पष्ट अभी तक कुछ नहीं है कि किस मामले में गिरफ्तारी है और क्या धाराएं लगी हैं, तो ये पता नहीं है। लेकिन ये उनके पौत्र एक किन्हीं ललन बाबू का नाम ले रहे हैं कि उनके उस ललन सिंह तो अब ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है या कौन है ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब ललन बाबू कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो उन्हीं की तरफ इशारा होगा। ये भी कह रहे हैं कि प्रभावी आदमी वही, उनका दबाव पड़ रहा है, उनका दबाव पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रभावी आदमी वही है। तो ये इस तरीके से सामने आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। तो ये बहुत गंभीर मसला बन गया है बिहार में। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था जिस तरीके से वहां पर फेल हो गई है, उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। न केवल सरकार, प्रशासन और पुलिस इसके घेरे में है, बल्कि सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की सफाई जरूर आई है, लेकिन इस सफाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो घटनाक्रम दिखाई पड़ रहा है, चुनाव प्रचार जिस तरीके से हो रहे हैं, उसमें जिस तरह से पक्षपात दिखाई पड़ रहा है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी जिन परिस्थितियों में हुई है, उन सारी परिस्थितियों पर विपक्ष इस समय हमलावर है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस समय राज्य सरकार के अलावा चुनाव आयोग भी जबरदस्त तरीके से सवालों के घेरे में है। उसकी विश्वसनीयता, निष्पक्षता पूरी तरीके से इस समय इस संदेह के घेरे में है। कैसे वो एक दे सकता है, मैसेज दे सकता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ये उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे चुनाव आयोग निपटता है इससे देखना होगा। लेकिन बने रहिए DB लाइव के साथ तमाम हमारी खबरों के लिए। राहुल गांधी की आज बेगूसराय में जनसभा है, थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उसको भी हम लोग जी बिल्कुल। राहुल गांधी की भी आज 2 सभाएं हैं। अब से कुछ देर के बाद वहां बेगूसराय में उनकी सभा होने वाली है, उसको भी आप पहुंच चुके हैं, लाइव देखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।